हेलो बच्चों, मैं प्रशांत आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, हम जो है आज कक्षा 9 की जो रेखा गणित है, जो चैप्टर 5 है यूक्लिड के असमीका, ठीक है, जो यूक्लिड वाला चैप्टर है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यह रेखा गणित का स्टार्टिंग है। ठीक है, यह रेखा गणित का स्टार्टिंग है। इसे पढ़ने के लिए क्या है, आपको बेसिक आना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हम अपनी कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या थे कि जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम अपने समय पे थे तो क्या था हमारे साथ कि हम सवाल लगा ले रहे थे। सवाल हमको सब अच्छे से पता है, लेकिन सवाल लगाते समय ऐसा हो जाता था ना कि जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे रट रहे हैं। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को सिद्ध करना है तो उसका स्टेप जो है हम लोग को रट, ऐसे लगता था कि हम उसे रट रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ भी ये समस्या आता होगा। ठीक है, अगर आपको रेखा गणित में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे हमारा कहानी क्या था। देखिए, थोड़ा सा समय लूँगा। समय इसलिए लूँगा कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अब किस स्टेज पे आ चुके हैं, आपका दायित्व तो क्या बनता है, आपसे लोगों की अब क्या उम्मीदें होने वाली हैं। और ये जो समय है, आप इसे यह न सोचिए कि आप 9 में, आप अपने भविष्य को अभी से गढ़ सकते हैं। यानी आपका भविष्य अभी से आपके हाथों में निर्भर है। ठीक है, आपके हाथों में अभी क्या है, अभी तक तो जो था हम खेलते कूदते सब कुछ करते। अभी तक हम बचपन में थे, इस एज में जब तक हम 8वीं में थे तब तक हम खेलते कूदते सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रारंभिक जीवन है वो हम जिस तरह हम व्यतीत करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि एक समय आता है जिसमें अब इंसान को मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, और आज के समय में हमारे पास सब कुछ है। एजुकेशन का अच्छा व्यवस्था है, उसका नो डाउट कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सा हमारे संस्कार की थोड़ा सा कमी होगी। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब से क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। ठीक है, आप भले गॉड में बिलीव करें या ना करें, लेकिन माइंड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब माइंड की स्थिरता के लिए आपको थोड़ा सा भगवान में भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे किसी भी भगवान को आप ले लीजिए, जैसे मान लो माँ सरस्वती को हमने ले लिया। ठीक है, तो माँ सरस्वती से पहले हमें अपनी माँ आती है। अपनी माँ मतलब अपने माता पिता आते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या था कि आप किसी भी, जैसे अगर कोई भी कार्य है तो सबसे पहले ये होता है कि आप करते क्यों हैं। तो करते इसलिए हैं कि हमें उससे कुछ हमें मिलता है, कोई तो कारण होता है जिसके लिए हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे देखिए, आप छोटे बच्चे से तब से, मतलब आपके दुनिया में आने से पहले 9 महीने पहले से माँ आपको जानती थी और उसके लिए वो कितने कष्ट सही होगी, उसके बाद फिर आपका जन्म हुआ। कहते हैं 200 हड्डी टूटना, जितना मतलब कि अगर किसी इंसान की 206 हड्डी तोड़ दें, उतना टूटने में जितना दर्द होता है, उतना दर्द माँ को एक बच्चे को जन्म देते समय होता है। सोचिए, मतलब आपको लाने के लिए वो कितना दर्द सही होगी। उससे पहले उसने किस किस प्रकार की यातनाएं, किस किस प्रकार के उसने दुख झेले होंगे, वही जानती होगी। ठीक है, तो मतलब आप माता पिता के कर्ज को कभी भी चुका नहीं सकते। लेकिन क्या है, हम अपना जो हमारा कर्तव्य है अगर उसे कर लें तो थोड़ा सा उन्हें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्व होगा उन्हें, तो जिसे हम उसका अदा तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उन्हें खुशी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, आवारागर्दी करते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब से ही अगर हम पढ़ने पे ध्यान दे देंगे, आप कहीं भी पढ़िए उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कहा था असली पढ़ाई 9वीं से स्टार्ट होती है। अगर उससे पहले आपको कुछ भी नहीं आता था तो भी यहीं से आप अपना एक भविष्य गाड़ सकते हैं। जैसे हमारा भी समय था, तो हमें भी अपने समय में कुछ नहीं था, हम भी वही खेलने वाले आवारागर्दी करते थे। लेकिन फिर अपने को एक दिन समझ में आया कि यार अपने पास तो कुछ है ही नहीं, और हमें थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मतलब जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो है आपका समय आ गया है उनके लिए कुछ करने का। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप दिन रात करते रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए या करते रहिए आप, लेकिन जो कर रहे हैं वो मन से कीजिए और प्रॉपर कीजिए। ठीक है, तो ये तरह थोड़ा सा एथिक्स की बातें आपको, ये हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। यही हमारा वो है। पढ़ाई तो दूसरी चीज़ वो आप सीख ही जाओगे, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही रास्ते पर हो। जब आप सही रास्ते पर रहेंगे तो आप सही से अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे, और जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन जब आपका मन पवित्र और शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको अच्छी चीज़ें, मतलब चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया। थोड़ा सा ये बकवास आपको लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय बाद आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, और मैं भी अपने गुरु का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं कुछ हूँ। बहुत कुछ नहीं, बहुत नहीं हूँ, लेकिन कुछ हूँ।
जो अगर मैं इसको शुरू में जैसे क्या था, शुरू में मैं भी ऐसे करता था, हम भी ऐसे करते थे, जो हमारे भी इंटरमीडिएट थे वो बस ऐसे करते थे कि अरे आया है ज्ञान देगा, मतलब हमारा जनरेशन ही ऐसा, हम क्या करें, उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है हमारा जनरेशन ही ऐसा है। अब हम लेकिन फिर क्या होता है कि लेकिन हम कुछ दिन चलते गए, मतलब पहले दिन उन्हें अपने अपने शिक्षक को सुना, फिर कहा कि अरे क्या ज्ञान दे रहे यार, सवाल बताने आने हैं, सवाल बता कर जाइए। मतलब आपको, मतलब हम ये समझ लेते हैं कि टीचर का मतलब ये है कि बस वो आए, सवाल बताए और जाए, लेकिन यार टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल सवाल बताए, टीचर बहुत कुछ बताता है, लेकिन आप उसे लो तो सही। जैसे अब तो ये जो चीज़ें हैं, अब इनका अब आप ये समझेंगे कि इसका दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर महत्व है, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे आज बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप का कद्र नहीं करते। हम अपने समाज में बहुत देखे, नौकरी पाकर इधर चले गए, उधर के गए, माँ पिता वैसे ही रहे। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ऐसा कब होगा, जब आपके दिमाग में ये बीज पहले से डला रहेगा। तो हम अपने माध्यम से आपके दिमाग में ये बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट कीजिए लोगों का, तो तभी माँ सरस्वती आप पर, तो आपका मन देखिए क्या है ना, जब आप ऐसे रहेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, जब आपका मन पवित्र होगा तो माँ सरस्वती ऑटोमेटिक तो आपके मन में विराजमान रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वो तो रहा हमारे एथिक्स की बातें, वो सब होती रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मेरा नाम है प्रशांत, ठीक है, और मैंने एक अब मेरा सीरीज है ये अब आता रहेगा, ठीक है। तो जिसमें मैं 9 का सिलेबस, 10 का सिलेबस, मैं सब कुछ अब लाता रहूँगा धीरे धीरे। हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्या है, देखिए हमारे पास समय नहीं है। अब जैसे अब कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ मैं भौकाल बना रहा हूँ कि ठीक है, मतलब जो भी आज का जो है किसी लालसा के लिए मैं रात को 11 बजे, देखिए पढ़ने के लिए देखिए बहुत समय होता है, ठीक है। आप जब किसी चीज़ को ठान तो करते, देखिए अब क्या है कि देखो मैं रात को 11 बजे, 11:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कुछ तो लॉस कर मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होगा कि मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ लोग को भी अगर समझ में आ जा रहा है तो इससे उनका ही तो भला होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें वो भी कोई नहीं है, हमारा भी ये लालच है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेन मोटो ये है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, एक पीछे का लॉजिक वो भी है कि हम वो करें, ठीक है। तो क्या है कि देखिए सबसे पहले क्या है कि अब हम आते हैं, अब अपने इस मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए कक्षा 9 में जो होता है, अगर आप कक्षा 9 का बेसिक पढ़ लिए, ठीक है। अब रेखा, देखिए मेन प्रॉब्लम होता है रेखा गणित में, बाकी सब तो हम बता देंगे, चूंकि देखिए अब जैसे 10 का भी सिलेबस उठा लें या 9 का अदर जो सिलेबस उठा ले, उसमें जो एक चैप्टर है वो इंडिविजुअल है, मतलब कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में उतना ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन ये जो रेखा गणित वाला पोर्सन है, अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आया तो 9 का ही पहला चैप्टर नहीं आया तो आपको 9 का ही दूसरा चैप्टर भी नहीं आएगा, और अगर 9 का अच्छे से नहीं पढ़े तो 10 का तो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब आपका आगे चलकर गड़बड़ाना ही है, ठीक है ना, वो कभी नहीं सही होगा। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखिए रेखा गणित के जैसे हमने नाम लिया, ठीक है। तो रेखा गणित का क्या मतलब हुआ, रेखा गणित का सीधा मतलब हुआ कि भाई साहब गणित की वह शाखा, ये जो है रेखा गणित वो गणित की एक शाखा है। तो ठीक है, हमने ऐसे रट लिया। अब ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। अब आप कहेंगे कि ये सब याद करके क्या होगा, मैं भी सोचता था कि याद करके क्या होगा, लेकिन याद करे रहेंगे ना तो जो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जो जब नाम आता है, जब आगे कोई सवाल में कोई नाम आता है, जैसे कोई भी ना, जैसे प्रतिच्छेद रेखा, जैसे आ गया तिर्यक रेखा, ठीक है। जैसे आगे नाम ले लिया तिर्यक रेखा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि दो तिर्यक रेखाएं दो तिर्यक रेखाओं के बीच बने शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता है नहीं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तिर्यक रेखाएं क्या हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हमारा पढ़ने का मन हट जाएगा, यहीं से हम नहीं पढ़ेंगे इसे, और हमें यह कठिन लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात है, जब हमें पता रहेगा कि नहीं तिर्यक रेखा क्या होती है, और मतलब जितने भी नाम है उसका डिफिनेशन हमें पता है, प्लस प्रॉपर हमें समझ में आया, तब तो हमें वो चीज़ समझ में आएगा, थोड़ा सा उसमें पढ़ने में रुचि भी आएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। ये बेसिक देखिए समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना एक ही बार है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा, ठीक। तो बने रहिए, तो देखते रहिए, मतलब कि कुछ सीखने के लिए देखो कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान पे बना के रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, रेखा गणित। तो रेखा गणित व्यवस्था शाखा जिसके अंतर्गत रेखाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है, या रेखाओं तथा कोणों की सहायता से, ठीक है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेखाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है या इनके माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है, वो रेखा गणित कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है आपको याद करनी है, एकदम याद होने, मतलब जुबान पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या है ना, देखिए क्या है कि हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन हमारा जैसे रुचि कैसे है, तो हमारे क्लास में जो था टीचर थे वो पूछते थे, जैसे उन्होंने पूछ दिया कि रेखा क्या होती है,
तो मैंने बता दिया कि खड़ा होकर बता दिया कि बिंदु के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। अब ऐसे तो मतलब मैं वीडियो देखा, ऐसे तो मुझे पता था कि यार इसे बताकर क्या होगा, लेकिन जब आप बताइए जब उतने बच्चों मतलब कि अगर 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों के बीच में अगर आप उठकर बताएंगे तो इससे दो चीज़ होगा। पहला चीज़ आपका पॉजिटिव इमेज बनेगा और दूसरा चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार मतलब तब आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ आ रहा है, मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ। तब वहीं से आप ऑटोमेटिक पढ़ना स्टार्ट करोगे। वहीं से मैंने भी पहले मैं ऐसा कुछ नहीं याद करता था कि यार कौन ये सब याद करने, सब बिना मतलब की चीज़ें, लंब रेखा, संगामी रेखा, वक्र रेखा, सब याद करने को समझ में तो आ गया कि वह रेखा प्रत्येक है, लेकिन आप समझ में तो आपको आ गया कि नहीं वक्र रेखा मतलब ऐसे ऐसे जाएगी वक्र रेखा। लेकिन अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछ देगा तो हम नहीं बता पाएंगे। आप क्या, मैं भी नहीं बता पाता। लेकिन मैंने मतलब मुझे पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आया, वहीं से आया। मतलब कि मुझे अच्छा लगने लगा कि यार मुझे 4 लोग जानने लगे, मतलब दूसरों को जनाने के लिए से, लेकिन मैं पढ़ने लगा वहाँ से, चीज़ों को याद करने लगा कि कल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, प्लस अपने दोस्तों को बताता। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, आप पढ़िए बताइए, पढ़िए बताइए, पढ़िए बताइए। ऐसे में क्या होगा कि आपके अंदर पढ़ाने का भी गुण आता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ठीक है, तो देखिए रेखा गणित हमने पढ़ लिया, रेखा गणित का मतलब समझ में आएगा। अब देखिए रेखा गणित का स्टार्टिंग होता है बिंदु से। ठीक है ना, जैसे बात करें कोई भी चीज़ है, देखिए उसमें क्या है कि जैसे देखिए क्या है, देखिए अब इसमें पहला डिफिनेशन बिंदु। अब जैसे रेखा गणित का मतलब क्या होगा, रेखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा होगा तो रेखा बना कैसे होगा, रेखा बना होगा बिंदुओं से, ऐसे 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 अनंत 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 बिंदुओं को अगर हमने ऐसे ऐसे मिला दे तो वो एक रेखा बनती है। ठीक है, अगर वो अनंत बिंदु सीधी रेखा में गई तो सीधी रेखा बन गई, या अगर ये अनंत बिंदु ऐसे 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 अगर टेढ़ी गई तो वक्र रेखा बन गई, या जिस दिशा में गई उसी आधार पर रेखाओं के प्रकार बनते गए। कहने का मतलब ये है कि रेखा जो बना है, रेखा गणित स्टार्ट हुआ रेखा से और रेखा बना है बिंदु से। तो सबसे पहले हमें बिंदु का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सब छोटी छोटी चीजें जिसे हमें पता नहीं होता है, जैसे बिंदु, पॉइंट। तो बिंदु की डेफिनेशन क्या है, हमेशा रटना, मतलब इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए। मतलब इसका यूज कहीं नहीं है, पेपर में कहीं नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी कि नहीं, यस, कि मैं कुछ जानता हूँ। ठीक है, उस आधार से आपको सीखना होगा। ठीक है ना, क्या है कि जैसे बिंदु, तो बिंदु के लिए जैसे हम क्या करेंगे, तो बिंदु क्या है, देखिए पेंसिल के नोक की बराबर संरचना है, यह पेंसिल के नोक की बराबर संरचना है, हमने बना दिया, जिसमें न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है, तथा न तो गहराई है। सिंपल, अब इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। मतलब कि अब हम ऐसे डिफिनेशन बता सकते हैं कि बिंदु की परिभाषा बताओ, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पॉइंट। तो इसमें कर दे सकते हैं कि पेंसिल के नोक के बराबर वह संरचना जिसमें न तो लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई और न ही गहराई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, जिसमें हमने लिख दिया पेंसिल की नोक के बराबर वह संरचना जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा गहराई न हो, बिंदु कहलाता है। सिंपल सी बात। ठीक, टाइम लगेगा लेकिन अब पढ़ते रहो, रुचि रहेगा, मजा आने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब एक बार कसम से बताया, अगर एक बार पढ़ लिए ना तो दूसरी चीज आप किसी को पढ़ा सकते हो, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप जितना जानते हो जितना अगला नहीं जानता होगा। सॉल्यूशन किसी चीज का जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, आपको आपके ऐप है उसमें डायरेक्टली दी जाए, लेकिन वो हमें समझ में थोड़ी आएगा। जब हमें उसके पीछे का कहानी नहीं पता रहेगा तो हमें क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो रेखा गणित कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने सीख लिया कि नहीं रेखा गणित यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद फिर हमने रेखा गणित में मेन चीज होता है बिंदु। ठीक है, तो हमने बिंदु पढ़ लिया। फिर मतलब कि अब जो बिंदु है, अब देखिए बिंदु बिंदु बिंदु, तो बिंदु 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 मिला के इसको हम कहते हैं बिंदु पथ, मतलब बिंदुओं का पथ, मतलब बिंदु पथ। ठीक है, देखिए शब्दावली को ध्यान दीजिए, शब्दावली को ध्यान दीजिए, और जो डिफिनेशन है इसका नोट्स आप बनाते जाइएगा। सही बता रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइएगा। अभी आपको नहीं समझ, लेकिन आपको आगे समझ में आएगा कि नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए ये मेरा कक्षा 9 का नोट्स था, जिसमें जिसको मैंने फिर से लिखा, हालांकि दूसरे कॉपी में लिखा, लेकिन वो नोट्स मेरे पास था। 10 में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, आगे भी चल के जाएंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आज 4 साल 5 साल बाद पढ़ा क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने नोट्स को देखा, तो लगा कि नहीं मैं तो 9 ही में हूँ, इसीलिए अपना नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, यही है। तो मैंने बिंदु की परिभाषा हमने दे दिया। ठीक है, तो आपका अब मतलब लिंक समझिए, रेखा गणित बनेगा रेखा से अरेखा, और दो रेखा जब आप कहीं काटेंगे तो उसके बीच बनेगा कोण। ठीक है, तो उनके बीच कोण बनेगा। मतलब कि देखिए लिंक कैसे हो रहा है कि सबसे पहले हमें बिंदु पढ़ना है, उसके बाद रेखा पढ़ना है, उसके बाद फिर कोण। तो इसमें तो इसलिए यही लॉजिक है। ठीक है, मतलब सबसे पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर रेखा जब दो रेखाओं का कटान होगा तो उसके बीच बनेगा कोण। तो ये हम पढ़ेंगे, हमारा सीक्वेंस जो क्या रहने है हम ये रहेंगे। तो इसमें बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस वही है। ठीक, तो हमारा सीक्वेंस यही है, पॉइंट है, बिंदु होगा, फिर लाइन है, इनसे लाइन बना, उसके बाद फिर एंगल है। ठीक है, बिंदु, रेखा, कोण, यही हम 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है। तो हमने ये डिफिनेशन पढ़ लिया कि पेंसिल के नोक के बराबर वह संरचना जिसमें न तो लंबाई, चौड़ाई और न ही गहराई होती है, रेखा कहलाती है। ठीक, अब हो गया। अब देखिए
अब आएगा। फिर अब रेखा किसे कहते हैं? अब रेखा की परिभाषा देखिए, बिंदुओं के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। सिंपल सी बात, बिंदुओं के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बिंदु पथ को मैंने बताया कि बिंदु जिस पथ पे जाती है उसे बिंदु पथ कहते हैं। तो डिफिनेशन यही है कि बिंदुओं, रेखा का डिवीजन क्या है? बिंदुओं के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछिए तो आप ये बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? अब फिर क्या है? अब देखिए क्या है, अब देखिए फिर क्या, अब क्या है? किरण है। अब किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण का मतलब आप ये जानते हैं। देखिए, अब वह रेखा का, वह रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु और कोई अंत बिंदु न हो, किरण कहलाता है। मतलब किरण क्या होता है? रेखा कहलाता है। देखिए, ये एक प्रारंभिक बिंदु है लेकिन और कोई बिंदु अंत बिंदु नहीं, ये कहाँ जाएगी? अनंत जाएगी, तो क्या होगा? एक किरण कहला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो बेसिक जानते ही होंगे। ये हो गया। उसके बाद रेखाखंड क्या है? रेखाखंड सेम वही डिफिनेशन। रेखाखंड क्या है? तो रेखा का वह भाग जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु तथा एक अंत बिंदु रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड का मतलब ये हो गया, ठीक है भाई, एक रेखा है जो अनंत तक जा रही है, जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु हो गया, एक अंत बिंदु हो गया, उसको हमने दर्शा दिया, वो क्या? रेखाखंड। ठीक है, तो अब तक हमने जो सीखा उसको रिवाइंड करते जाइए। बिंदु सीखा, रेखा सीखा, फिर किरण सीखा, रेखाखंड सीखा, रेखाखंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। तो अब देखिए, हमने पहले बताया था ना, बिंदु पढ़ेंगे फिर रेखा पढ़ेंगे। अब रेखा जब कंप्लीट होगा तब ना कोड आएगा। तो सब इस चैप्टर में सबसे पहले हम रेखा पढ़ेंगे। रेखा के प्रकार, कितने प्रकार की रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं, ये सब जितने प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे। फिर यही इसी का अगले चैप्टर में फिर आने वाला है कि कौन सा रेखा क्या है, मतलब कौन सा कोड बनेगा, क्या है, वो सब कुछ आपको बेसिक समझ में आता रहेगा। लेकिन अब बस देखते रहिए क्रम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है? सीधी या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। रेखा के प्रकार में सबको, अब सब कुछ आपको जुबान पे होना चाहिए। अब एकदम रट लीजिए, रटिए, मेहनत कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तब लोगों के बीच में बताएंगे तो आपको लगेगा नहीं मुझे कुछ आ रहा है। सीधी या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। वक्र रेखा होती है, कर्व लाइन। लंब रेखा होती है, परपेंडिकुलर लाइन। संगामी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है, छेदक रेखा होती है और प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, मतलब रेखाओं के इतने सारे प्रकार हैं जो कि मेन है। ठीक है, तो हमने इसका ये हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम रेखा गणित पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक जब नहीं आएगा तो मजे नहीं आएगा। तो सीधी या सरल रेखा, वक्र रेखा, लंब रेखा, संगामी रेखा, समांतर रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, आपको एकदम ये सब याद हो जाएगा, आप उसको टेंशन नहीं लीजिए, बस आप समझते जाइए। जिस प्रकार से मैंने बिंदु का डिफिनेशन याद करवाया, जिस तरह के जब मैं बता रहा हूँ तो उसे समय याद करते चले गए थे। ठीक है, देखिए सीधी या सरल रेखा। सीधी या सरल रेखा डिफिनेशन क्या है? वह रेखा जिसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान रहती है वह सीधी या सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान रहती है। इसका मतलब यह है कि देखिए सीधी या सरल रेखा के लिए मतलब देखिए, ये एक बिंदु हुआ, अब इस पर यहाँ यह दिशा हुआ इस साइड, अब इस प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान रहती है। मतलब देखिए, जो नेक्स्ट बिंदु होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे, तो इधर भी ऐसे 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 ऐसे, प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान है। प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान है, वो क्या होगा? वो एक सीधी या सरल रेखा होगा। ठीक है, सीधी या स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन क्या है? वह रेखा जिसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान होती है वो क्या होता है? सरल होता है। अब आपको, और यह तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रेखा होता है बिंदु से मिलकर बनाना होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, और बिंदु को डिफिनेशन भी बता दिया क्या बिंदु होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये रहा, ये तो इसी प्रकार के करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब ठीक है, तो ये इसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, तो सरल रेखा हमने पढ़ लिया। अब फिर क्या है? अब देखिए आपका है वक्र रेखा। देखिए वक्र रेखा, वह रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलती रहती है वक्र रेखा कहलाती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर इसका दिशा बदलती रहे। देखिए अब ये बिंदु है, अब इसका दिशा फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। वक्र रेखा का मतलब ये है कि अब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही बने, ऐसे ये भी एक वक्र रेखा है। ठीक है, मतलब कि वह रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो भी जितने भी बिंदु हैं उसमें प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा पहली वाली बिंदु की दिशा के समान हो नहीं हो। मतलब कि देखिए, अगर दिशा ज्ञात करने के लिए हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए वक्र है, यहाँ पर यह रेखा है, इस पर हमने इस बिंदु पर दिशा ज्ञात कर लिए, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये देखिए इसकी दिशा यहाँ इधर है, फिर इसकी दिशा इधर है, फिर इस बिंदु की दिशा इधर है, इस बिंदु की दिशा इधर है। मतलब है कि हर एक बिंदु की दिशा बदल रही है, तो क्या हमारी क्या होगा? वो हमारा वक्र रेखा होगा। ठीक है, वक्र रेखा भी हमें समझ में आएगा। फिर क्या है? संगामी रेखा। देखिए ये अब ये पूछ देता है, ये क्वेश्चन भी आता है, फिर हमें समझ में नहीं आता कि नहीं संगामी रेखा क्या है, फिर ये वहीं से फिर हमें करना नहीं करता। संगामी रेखा, तो संगामी रेखा का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ होता है तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्या है? देखिए दो चीजें, जब दो रेखाओं में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? देखिए उभयनिष्ठ शब्द भी बहुत आएगा, तो इसका मतलब होता है कॉमन होना, दोनों में कॉमन होना। ठीक है ना, जैसे दोनों में, जैसे दो त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसका मतलब है कि वो एक भुजा दोनों त्रिभुजों में मतलब कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका देखा सिंपल सा अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक रेखा, बस हमें याद रखेगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं
तो वे सभी रेखाएं जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो संगामी रेखाएं कहलाएंगी, और वो जो बिंदु होगा वो संगमन बिंदु होगा। ठीक, खत्म। इससे ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखिए, लंब रेखा। अब लंब रेखा क्या है, सिंपल सी बात, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो किसी भी प्रकार काट सकती हैं, ऐसे ऐसे किसी भी प्रकार काट सकती हैं, लेकिन इसमें दिया है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच बना कोण 90 अंशों। देखिए, और तो कटान बिंदु पर, ये कटान बिंदु है, यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच बना कोण 90 अंशों। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की या परस्पर, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं कहलाती है। मतलब कि एडी लंब होगा बीसी, एडी लंब होगा बीसी, या बीसी लंब होगा एडी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया। तो मतलब यह है कि लंब रेखा इसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ अपने से रटना नहीं है। अब जैसे हमें ये नहीं पता होता तो हम यही करते। ये तो एक रेफरेंस का ले लिया है कि सबसे पहले आप सीखेंगे कैसे, उसके बाद तो आप जब थोड़ा टेक्निकल सीख जाएंगे तो किसी चीज़ का परिभाषा तो आप ऐसे ही बना के दे देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लंब रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु तथा दोनों रेखाओं के बीच बना कोण 90 अंशों, तो वे रेखाएं एक दूसरे की परस्पर लंब रेखाएं कहलाती है। अब जैसे देखिए, जैसे सीधी रेखा था, वक्र स्ट्रेट लाइन था, तो वह एक ही रेखा था, वो चलता था। लेकिन जो लंब रेखा होती है वो दो रेखाओं के बीच होगा, तब ना, मतलब कि एक रेखा दूसरे की लंब होगी, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं ये केवल एक रेखा और लंब है, नहीं, किसकी लंब है, दूसरे रेखा की। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं के बीच की लंबवत दूरी समान रहती है तो एक दूसरे की समांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ये सब जो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, यही सब तो इसी पर आधारित एक चैप्टर है अगले अध्याय में, ठीक, अध्याय 6 में, ठीक है। तो जैसे अब देखिए, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा का डेफिनेशन क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान रहती है तो एक दूसरे की समांतर रेखा कहलाती है। ये आपको रटा होना चाहिए। अब जैसे इसको रटाना है, समझना है, तो देखिए, दो या दो से अधिक रेखाएं, तो हम दो रेखाएं ले लिए के बीच के लंबवत दूरी, यहाँ पे लंबवत दूरी देखिए, मतलब कि हम हर एक, मतलब लंबवत दूरी मतलब यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी, मतलब सभी जगह ये दूरी बीच के बीच के समान हो तो समांतर रेखा कहलाती है। सिंपल सी बात। तो एल समांतर एम, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, समझ में आए। उसके बाद फिर क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, वह रेखा जो किसी आकृति को एक बिंदु पर काटती है तो उस रेखवा को उस आकृति की स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब कि जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी आकृति की होती है, ये हमने समझ लिया, और यही मैं आपको बताया था, ठीक है। और ये इसका स्पर्श रेखा का यूज किसी बिंदु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका देखिए, इसका हिंदी अर्थ क्या है कि यल जो है, जो रेखा यल है बिंदु पी पर, यल जो रेखवा है ये बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। जो रेखा यल है बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक, ये हमने समझ लिया। उसके बाद देखिए, फिर आगे क्या है, ये सब छोटा छोटा बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा उबिएगा नहीं, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको समझाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब कि वह रेखा जो किसी आकृति को दो बिंदुओं पर काटती है तो वह रेखा उस आकृति की छेदक रेखा कहलाती है, ठीक। बस आपको समझते जाना है कि वह रेखा जो किसी आकृति को दो बिंदु पर काटे, अगर एक बिंदु पर काट दी तो स्पर्श रेखा होगी, अगर दो बिंदु पर काट रही तो एक छेदक रेखा होगी। जैसे देखिए, यहाँ पर जब काटा था उसने पिछले वाले में, तो वो एक क्या था, स्पर्श रेखा थी। लेकिन इसमें देखिए, एक और दो बिंदु पर काटा तो एक छेदक रेखा है, एक और दो बिंदु पर काटा तो एक छेदक रेखा। मतलब स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में डिफरेंस समझ में आएगा। छेदक रेखा दो बिंदु पर काटेगी और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटेगी, ठीक है। ये त्रिभुज के देखिए छेदक रेखा, ठीक है। अब देखिए, तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। तिर्यक रेखा का बहुत नाम आता है, बहुत क्वेश्चन है। तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा की डिफिनेशन क्या है, तो जब दो रेखा या दो या दो से अधिक रेखाओं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं तो उन्हें एक दूसरे की तिर्यक रेखा करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि जब दो रेखा कहीं भी एक दूसरे काट दी तो भी एक दूसरे की तिर्यक रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। तिर्यक रेखा कहलाएंगे। तिर्यक मतलब तिरछी काट दी, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार काटे, लंबवत काटे, तो क्या लंब रेखाएं भी तिर्यक रेखा है, हाँ, लंब रेखा भी प्रतिच्छेदी है, तिर्यक रेखा है। लेकिन उन पर एक कंडीशन प्रॉपर बैठ जाता है कि उनके बीच बनाकोण 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए उन्हें एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया जिसका नाम लंब रेखा है, ठीक है। लेकिन जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटे हैं तो वे क्या है, तिर्यक रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर मतलब मैक्सिमम दो ही रेखाओं के लिए यूज होता है, ठीक है, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा पॉइंट, जैसे कुछ नोट्स हैं। इसमें क्या है, रेखा में चौड़ाई नहीं केवल लंबाई होती है, ये हमने पढ़ लिया। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, रेखा के सिरे बिंदु नहीं तो प्रॉपर रेखा, ये तो बुक में दिया था। लेकिन रेखा का हर एक चीज बिंदु होता है, ठीक है, क्योंकि रेखा बिंदु से मिलकर बना ही होता है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। पृष्ठ तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। पृष्ठ तल जैसे वह है, देखिए एक पृष्ठ तल है, कोई भी प्लेट वगैरह, तो उसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, जैसे पृष्ठ है इसके किनारे क्या होगी,
रेखा होगा, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जाती है, सिंपल सी बात है भाई। देखिए एक बिंदु है, इससे 1 2 3 4 अब जितना चाहे उतना अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये तो भाई ये तो उन्होंने सत्य कहा कि एक बिंदु या एक बिंदु है। अब इसे आप एक ही रेखा खींचेंगे, फिर खींचेंगे तो फिर इसके ऊपर ही आएगी। अच्छा, जब एक रेखा जो है दूसरे रेखा के ऊपर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। ओवरलैप, ठीक है। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को जो है तो संपाती त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर रेखा की बात हो रही है तो संपाती रेखा है, ठीक है। तो एक दूसरे को अगर एक ही पर आ जाए तो संपाती का, ठीक है। कोई शांत रेखा दोनों ओर से नहीं बढ़ाई जा सकती। कोई शांत रेखा दोनों ओर से नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। तो क्या है, फिर यूक्लिड की अभिधारणाएं देखिए, जो फिर हमने पढ़ा था यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड की अभिधारणाओं में क्या था, जिसकी यूक्लिड ने 5 अवधारणाएं दी। इसको देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, बस देख लेना है कि नहीं क्या है, बस मेन मुद्दा तो हमारा सवाल लगाना है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बुक में दिया तो क्या है। पहला अभिधारणा उन्होंने माना कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। ये तो सिंपल सी बात करनी है कि बिंदु से एक बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दूसरा, फिर कहता है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, मतलब एक शांत रेखा है उसे बढ़ाया जाता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एक शांत रेखा को। फिर तीसरा क्या है, शांत रेखा मतलब कि एक रेखा जो रुक गई है, शांत हो गई है, उसके बाद फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अभिधारणा 3, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिंपल सी बात है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, किसी भी त्रिज्या का खींचा जा सकता है। तो वही चीज़ है। अब तक तो ऐसा ही इन्होंने कोई बात नहीं कहा जो नहीं समझ में आओ, ठीक है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो सिंपल सी बात है, सभी समकोण 90 अंश होते हैं तो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये कहने का मतलब नहीं हो कि ये इतनी छोटी सा, ये इतना बड़ा है तो बड़ा है, नहीं, ये दोनों कोण बराबर है। ये तो भुजाएं बड़ी है ना, लेकिन कोणवा दोनों का बराबर है, ठीक है। तो आपको कोण से मतलब है। फिर क्या है, फिर पांचवा अभिधारणा क्या है, देखिए पांचवा अभिधारणा क्या है ना, यदि एक सीधी रेखा, देखिए पांचवा अभिधारणा से पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले समांतर रेखा क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा समझ। देखिए समांतर रेखा क्या होती है ना, कि देखिए समांतर रेखाओं में क्या होता है कि देखिए ये आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि ये इसका परिभाषा हम आपको बता देंगे समांतर रेखाओं का प्लस ये मतलब कोणों का, फिर आपको समझ। यदि ये ले समांतर रेखाएं तो देखिए इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। जिसको अंतःकोणों का, इन दोनों का अंतःकोण कहते हैं। तो अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये अगर इनका योग 180 अंश होगा तब तो ये रेखाएं समांतर होंगी। यदि इससे कम होगा तो ये रेखाएं समांतर न होकर झुक जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं जाकर काट देंगी, ठीक है। और अधिक होगा तो ये इधर बढ़ेंगी, अब पीछे जाके कहीं इस साइड काट देंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसमें इसे कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इसमें पांचवी अवधारणा में कहना चाह रहे हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर परस्पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। देखिए एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो कैसा भी हो, सीधी रेखा, उन्होंने सीधी रेखा बात कहा है, समांतर रेखा का बात नहीं कहा है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि दो सीधी रेखा ले लिया, हमने कैसे भी ले लिया, ठीक है, कैसे भी ले लिया, ठीक है। फिर इसमें फिर क्या गया, देखिए यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण मतलब 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दोनों के योग को समकोण से कम होता है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया। तो देखिए इसका मतलब यह है कि उन्होंने बताना चाहा है कि यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी तीसरे को काटती है, देखिए ये दो रेखाएं थी जिसको जो इधर काटती हैं, और इसका अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम है तो यह इसी साइड कहीं ना कहीं काटेंगी। अगर यह 180 अंश से इधर इनका योग 180 अंश से अधिक है तब वह दूसरे साइड कहीं काटेंगी। अब देखिए यह आपको कम समझ में इसलिए आएगा कि पहला चीज आपको कोण अंतःकोण में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, तो ये सब कोणों का वाला चीज आपको अगले चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा डाउट मतलब इतना ज्यादा लोड मत लीजिए, बस अभी एक बार देख लीजिए, प्लस आपको जब अगला चैप्टर पढ़ लेंगे फिर इस पर आएंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फिर भी जितना हो सकता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो बाकी और भी चीजें हैं जो आपको अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप कमेंट करेंगे हम तुरंत रिप्लाई देंगे जब समय निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखिए प्रमेय क्या है, इसमें देखिए प्रमेय क्या है ना, देखिए क्या है कि कुछ नियम होते हैं,
प्रमेय क्या होता है, कुछ नियम होता है, तो जिसे हम सबसे पहले एक बार सिद्ध कर लेते हैं। अब सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जब हमें कहीं भी जरूरत पड़ती है तो बस हम लिख देते हैं इस नियम से या इस प्रमेय से हमने ये स्टेप लिया, ठीक है। फिर वो हमारा काम, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें मैंने बता रखा है कि संपाती रेखाएं, जब एक रेखा दूसरी रेखा को ऊपर हो, ठीक है। फिर शांत रेखा को हम टर्मिनेंट मतलब कि रेखाखंड, शांत रेखा ही रेखाखंड कराते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक रेखा है, वह यहाँ पे शांत हो गई, इधर से इधर शांत हो गई, इधर से इधर शांत हो गई, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पे ये हुंडी हट गया। जब अनंत तक जाती तो ये हुंडी लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये अब क्या बन गया, ओवरऑल रेखाखंड बन गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो सीखते रहिए, आगे चलते रहिए, ठीक है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है। दो भिन्न रेखाओं में, अभी देखिए इसको मैं अभी इसलिए नहीं उतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब समझ में क्या है। इस प्रमेय में कहना चाह रहे हैं दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि देखिए दो भिन्न रेखाएं, देखिए यहीं पर मैंने समझा है। जैसे ये देखिए दो भिन्न रेखाएं, ठीक है, दो भिन्न रेखाएं। इससे इसमें कहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। देखिए दो भिन्न रेखाएं, ये हो गया हमारा एक रेखा और एक रेखा, ठीक है। इसमें क्या है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए एक यह रेखा और एक यह रेखा, इसमें कोई बिंदु नहीं है, इसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में अधिक से अधिक, मतलब कम से कम अगर एक भी नहीं हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब दो रेखाओं में कम से कम एक भी बिंदु नहीं हो, कॉमन नहीं हो, वो चल सकता है। तो ये हमने केस बना दिया। और अधिक से अधिक एक ही बिंदु कॉमन हो सकता है, इससे ज्यादा बिंदु हम कॉमन नहीं ला सकते। या तो एक भी कॉमन नहीं होगा, ये भी सही है, या तो एक कॉमन होगा, दोनों में, ये सही है जब काटेंगी। लेकिन अब आप कहो कि आप एक से अधिक बिंदु कॉमन कर दो रेखाओं में, हो ही नहीं सकता। अब देखिए एक केस बनता है जिसमें हो सकता है कि यह एक रेखा है, अब इसी रेखा पे हम एक और रेखा बना दें, मतलब दो रेखाएं एक पर आ गई, तो इसमें क्या है, हर एक बिंदु कॉमन है। मतलब इस पे तो आप कहेंगे सर ये तो अनंत बिंदु कॉमन है इस पे, लेकिन तब ये जो है रेखा, ये तो दो रेखा रह कहाँ गई, ये तो ओवरऑल एक ही रेखा बन गई। लेकिन हमारा प्रमेय था कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, तो वह यही था, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यही हमारा कथन है, ये तो सत्य है, इसको तो हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रमेय सिद्ध करने के कुछ नियम कानून होते हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे। इसी जैसे पंडित जी होते हैं ना कि कुछ नियम कानून से पढ़ते हैं, उसी अनुसार हमारा भी ये नियम कानून रहेगा। गणित की भाषा में आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो देखिए इसको बस हम ओवरऑल ऐसे बता दे रहे हैं। फिर आप जब अगला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको फिर से जब रिवाइज करेंगे तब आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा, ठीक है। उसमें क्या है, फिर भी डरना नहीं है। जैसे इसमें दिया गया साधारण प्रज्ञा, मतलब इसको लिखते हैं, दिया है, सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया गया। इसमें सबसे पहले हमें दिया है कि दो भिन्न रेखाएं एल तथा एम है। अपने से मान लेंगे कि दो भिन्न रेखाएं हैं एल तथा एम, ठीक है। तथा दोनों रेखाओं में एक बिंदु पी या क्यू घनिष्ठ है, मतलब दोनों में केवल एक बिंदु घनिष्ठ है, या तो पी हो या तो क्यू है, ठीक है। फिर हमें सिद्ध करना है कि यल और यम में एक ही बिंदु घनिष्ठ है, ठीक है। हमें यह सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि क्या दिया है। प्रमेय जब सिद्ध करना हो तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। दिया है, क्या सिद्ध करना है, हमने लिख लिया। उसके बाद फिर जब हम सिद्ध करने जाएंगे तो उसे लिखेंगे उपपत्ति या निष्कर्ष, लिखेंगे हम यही। ये तो इसका दूसरा रूप है, ठीक है। हम प्रॉपर इसे यूज करेंगे। तो दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, ठीक है। ये हम आपके आगे के लिए रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम जब भी करेंगे ऐसे करेंगे। अभी आपको ये नहीं सीखना है कि नहीं हमको ये सिद्ध करने ही आना चाहिए, ये आपको आ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल आपको प्रोसेस समझते जाना है, ठीक है। अभी ये नहीं कि हम यहीं पे बंद कर दे कि हमें नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। आगे चीजें हैं जो समझ में आएंगी, ऐसी थोड़ी कि नहीं एक बार में सब कुछ आ जाएगा। एक बार में किसी कुछ नहीं आता, हमें खुद नहीं आता, ठीक है। फिर देखिए अब उपपत्ति, हम निष्कर्ष में क्या है, माना यल और एम परस्पर बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि यल तथा एम जो दो रेखाएं हैं और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार पी तथा क्यू से जाने वाली दो रेखाएं एल और एम हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी कल्पना के विरुद्ध है कि जिसके अनुसार दो बिंदु देखिए इसमें इसको हम वो भी नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका मतलब यह है कि इसमें कोई ज्यादा गणितीय कथन नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिक था जिसको हमने बता दिया कि अगर दो रेखाएं हैं तो उसमें एक ही बिंदु कॉमन होगा। अगर एक से अधिक बिंदु आप कॉमन करना चाहेंगे तो वे रेखाएं संपाती हो जाएंगी, और संपाती रेखा को दो अलग रेखा नहीं मान सकते, उसे एक ही रेखा मानेंगे। उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो डिटेल में लिखना आपको कुछ समय बाद आ जाएगा। हालांकि यह आपके जानकारी के लिए था, यह आपके पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जो कि हमने बता दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको आएगा नहीं, ये आपको आएगा, लेकिन
फिलहाल जो आपका जो अभी लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको आप फिर भी अब एक बार चाहें तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। अब एक चीज़ को आपको कम से कम 2 बार 3 बार देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो प्रश्नावली 5.1 है, प्रश्नावली 5.1 है, तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत है भाई। एक बिंदु से तो अनंत रेखा खींची जा सकती है ना, जैसे एक बिंदु है उस पर तो हम अनंत रेखा खींच सकते हैं यहाँ से, ये तो हमने पढ़ लिया। तो मतलब इसलिए पहला हमारा जो गलत हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब देखिए, अब आपको समझ में आता होगा कि अच्छा बिंदु है, रेखा है, अनंत है, ये सब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, पीछे कुछ हुआ है कहानी। तो जो अभी से जो आधा घंटा जो हमने लेक्चर दिया वो इसलिए नहीं दिया कि बस कुछ नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो आपने सीखा, वही हमसे मतलब है, ठीक है। उसमें फिर क्या है, देखिए 2 भिन्न बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 भिन्न बिंदुओं से अनंत रेखा खींची जा सकती है। 2 भिन्न बिंदु है तो भाई तो एक ही रेखा खींचा जा सकती है ना। देखो 2 भिन्न बिंदु है, इसमें तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, ये तो हम आपको कब से चिल्ला के बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है भाई, ये तो हमने पहले ही कहा। एक शांत रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है, ठीक। एक शांत रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या है, फिर है आपका, अब देखिएगा, फिर क्या है, 2 वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्या भी बराबर है। ये भी सत्य भाई, जब 2 वृत्त बराबर है मतलब कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर तभी होंगे जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी, इसमें तो कोई चीज नहीं। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि नहीं वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। वो अलग बात है, जीवा आपको ना पता हो, व्यास ना पता हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको वृत्त और त्रिज्या तो पता ही होगा। तो मतलब इस आधार से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर आपको जो चैप्टर है वृत्त, इस चैप्टर में, इसमें क्लास में, वो तो आपको बताया जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ए बी बराबर पी क्यू या क्यू बी बराबर, देखिए तीसरा फिर 5वां सवाल क्या है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू क्या है, पी क्यू बराबर एक्स वाई के है, तो ए बी बराबर एक्स वाई के है, तो सही ना है। जब ये दोनों बराबर है तो ये तो इसके बराबर होगा, इसमें डाउट कहाँ है, ठीक है। तो अब फिर क्या है, परिभाषा देना है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, देखिए अभी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। इसका परिभाषा अगर देखिए मैंने रेखा के प्रकार में ही आपको बता दिया है, इसलिए कहते हैं कि मतलब बेसिक में आपने पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन, आपके जो बुक में क्वेश्चन पूछे या ना पूछे कोई मतलब नहीं है, आप उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। समांतर रेखा की परिभाषा पूछना है। वक्र रेखा की मतलब एक लंब रेखा, लंब को ऐसे डिनोट करते हैं, तो लंब रेखा का डेफिनेशन लिखना है। फिर रेखाखंड का डेफिनेशन लिखना है, ये सब मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने आपको पीछे बताया, आप जाकर देखिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को उसकी त्रिज्या कहते हैं। रटाना कुछ नहीं है, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यही याद करना है। इसको आप लिख लीजिए, या जो भी आप जैसा भी आपको रटना कुछ नहीं, लेकिन समझना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या, ये तो ठीक है। या तो देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हम किसी भी प्रकार से वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहते हैं। या हम व्यास के आधे को हम क्या कहते हैं, देखिए व्यास के आधे को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। कहना वही है, आपको किसी भी तरह का ये, लेकिन आपको मतलब वही है, ठीक है, किसी भी तरीके की, ठीक है। फिर वर्ग क्या होता है, अब देखिए वर्ग, अब देखिए अभी क्या है, ये पहला लेक्चर है, इसलिए आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं कि ये सब क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो आपको इतना चीज़ें बता दूंगा ना कि रेखा गणित में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं रेखा गणित क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आपको देखिए बताऊंगा तो मैं सब कुछ ही, लेकिन उसमें स्पेशल रेखा गणित क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है, ठीक है। तो रेखा गणित में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए फिर आपको समझ में आएगा नहीं है नहीं, कुछ तो मैंने सीखा। देखिए क्या है वर्ग। अब देखिए हम वर्ग की परिभाषा हमने अब तक हमने पढ़ा था कि कोई है, मतलब कोई चारों ओर से ऐसे, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वक्र कहलाते हैं, मतलब वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। मतलब जिसके चारों भुजाएं बराबर वर्ग कहलाता है। ऐसे थोड़ी किसकी, मतलब जब आप डेफिनेशन दे रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं, एकदम एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग जो होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, ऐसी आपको याद करना है। जब हम चतुर्भुज वाले चैप्टर में जाएंगे तो हम पूरे जितने प्रकार के वर्ग चतुर्भुज होते हैं, एक चतुर्भुज है 4 भुजाएं, हम सारे को डेफिनेशन पढ़ेंगे एकदम A1 क्वालिटी में। जिसको भी बता देंगे वो एकदम घबरा जाएगा कि यार ये कहाँ सीख कर है, ठीक है। उसमें सीखने का मतलब नहीं, आप उसके सारे गुणों को जान लेंगे तो आप सिद्ध कर पाएंगे। जब आपको सारे गुणों को ज्ञात करेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिया होगा, थोड़ा बहुत देखो पता होगा, तो यह रहेगा कि यह सवाल है, इसमें ये भी बराबर है, ऐसे है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज है। लो अब हमें जब समांतर चतुर्भुज के बारे में सारा गुण पता रहेगा तब तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि हम अच्छे यह करने से होगा। जब हमें पता ही नहीं है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे,
इसीलिए जैसे जिस तरह हमने इसमें बेसिक पढ़ा उसी तरह हम सभी बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी जैसे इसमें आ गया तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ कि जैसे 4 भुजाओं से गिरी हुई वह आकृति, तो ठीक है 4 भुजाओं से गिरी हुई वह आकृति, अभी तक तो हमें समझ में आया, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है 4 भुजाएं बराबर होती हैं, अब तक हमने यही पढ़ा था। लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है, ये भी हमने कहीं का पढ़ा होगा, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तथा परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करते हैं, मतलब बांटते हैं, ठीक है, समद्विभाजित। ये सब शब्दावली ध्यान रखिए, अभी इससे आपका हमेशा परिचय होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा, तो ये मतलब जिसको आप ये पूरा बता देंगे ना जैसे क्लास में खड़े होकर, वो मतलब टीचर भी होंगे तो एक बार कहेंगे कि नहीं वाह यार कहाँ, मतलब कुछ तो पढ़ा है इसमें, क्योंकि आपने इसमें सब कुछ बता दिया, इसमें जितना प्रमेय बनता है सब कुछ आपने बता दिया, केवल एक प्रॉपर्टीज है, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। समय देंगे, भरोसा करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी भटकते रहेंगे तो फिर तो उसका कोई चांस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी ऐसा कुछ है, हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है, जो आपके अभी समझने लायक नहीं है। या तो आप ये समझ सकते हैं मुझे आता नहीं है ठीक है, आप जो समझना समझो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको कब क्या बताना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं मार करके रखा हूँ, कब बताना है मैं आपको बता दूंगा पक्का। फिर क्या है, फिर दिया देखा, फिर चौथा क्वेश्चन है कि दिया है AC बराबर CD, तो CAB के बीच मध्य बिंदु है, ठीक है, तो सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। अब देखिए हमें प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब हम कैसे सोचें कि क्या कैसे है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना। तो हमने दिया है AB बराबर CD, वह CAB के बीच का मध्य बिंदु है, मतलब कि AC बराबर CD, ठीक है, AC बराबर CD। हमें सिद्ध करना है AC बराबर ½ AB, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से हम आकृति बनाते हैं। हमने बना लिया कि AB बना लिया, उसका मध्य बिंदु C है, और AC जो है और CD दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये हमने बना लिया, यही तक हमने दिया ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब देखिए, अब हम कुछ करेंगे, मतलब आप कुछ करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, जैसे अब ये बना कैसे होगा, AB कैसे बना होगा, AB जो हमारा बना होगा AC और CB से मिलकर बना होगा, AC प्लस CB से हमारा मिलकर हमारा AB बना था, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, अब जो है देखिए, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर AC को AC में ही क्यों बदला। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या, हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर होगा AB, मतलब कि वो जो इक्वेशन में होगा वहाँ AB होगा और AC, मतलब ये 2 ही चीज़ होना चाहिए, बाकी चीज़ों को एक दूसरे में बदलो, यानी बाकी चीज़ों को या तो आप AC में बदलो या तो आप AB में बदलो। देखिए अभी हमारे एक समीकरण मिला जिसमें AB है, ठीक है, AB है, वो गिनती वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन AB है, ठीक है, हमने AB लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, फिर देखा यहाँ पे क्या था, जैसे AB है, उसके बाद फिर क्या था, CB था, AC था, मतलब AC को रखना है, CB को बदलना है। अब CB को कैसे बदलेंगे, CB को या तो हम AC में बदलेंगे या तो AB में बदलेंगे। देखिए हमें दिया है, तो CB जो होगा किसके बराबर है, तो देखिए CB जो है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, CB जो होगा AC के बराबर होगा ना, तो CB AC, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, AC जो होगा CB, CD नहीं, CD कहाँ से हो गया यार, CB ही तो रहेगा, ठीक है, CD, AC बराबर CD है, तो जो AC है मतलब CB है वह AC के बराबर है, तो वहाँ पे हमने देखिए लिख लिया AC बराबर CB, ठीक, AC बराबर CB, ठीक है, इसको मैंने ये बदल दिया, बाकी 100 था। तो अभी तक तो कोई ज़बान में चिन्ह नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए AC प्लस AC 2AC बराबर AB, फिर क्या है, फिर अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो जो होगा AC बराबर होगा 1/2 AB, सिद्ध होगा, ठीक है। जो प्रूव करना है उसे छोड़कर बाकी सबको बदल दो। छोटा छोटा ट्रिक है, अब ऐसा नहीं कि सब में ट्रिक कुछ नहीं होता, हम प्रैक्टिस धीरे धीरे रहते हैं। लेकिन फिलहाल हमने एक इक्वेशन बनाया, प्रोसेस यही है, जो भी ऐसे बराबर सिद्ध करना होता है एक इक्वेशन बनाओ, जो दिया है उसे लिखो, जो रखना है उसे रखो, बाकी सबको दूसरे पद में लेकर एलिमिनेट कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा, यही प्रोसेस है। बाकी कैसे करना हो इसको ऐसे करेंगे, करते रहो, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अब देखो मैं इसलिए लिख लिया हूँ कि आपको समय कम लगे, ठीक है ना। समय का बहुत बाउंडेशन रहता है, फिर भी देखो 42 मिनट, 42-43 मिनट लगे। अगर मैं लिखता इसको तो समझो 1.5 घंटा का बन जाता। अब आपको समझाना भी तो है, ठीक है ना। अब या तो आप ये भी मान सकते हो कि खैर छोड़ो, देखिए फिर क्या है, C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, C जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले वो बना लो, AB का ये रेखाखंड मध्य बिंदु C हमने बना लिया। फिर क्या है, तो सिद्ध करोगे एक बिंदु, तो सिद्ध करोगे मध्य बिंदु एक होता है, मतलब कि एक ही मध्य बिंदु है। सिद्ध करोगे एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब कि इसमें सिद्ध करना है कि 2 मध्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है भाई। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो सबसे पहले हमने लिखेंगे दिया क्या है, प्रोसेस ये, कुछ पता हो ना हो सबसे पहले हम यही करते हैं, इस पर लिखते हैं कि दिया क्या है। हमें दिया है C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है,
तो AC बराबर CB हम अपने से मानेंगे ना, तो अपने से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे हल कर सकते हो, अपने से मान लो। फिर C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो भाई AC बराबर CB होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, तो AC बराबर CB हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, माना C डैश मध्य बिंदु है, तो अब देखो इसमें क्या था कि इसमें दिया है कि एक ही बिंदु होता है, ठीक है, तो इसमें एक बिंदु है, लेकिन ये सीधे कैसे होगा कि एक ही बिंदु है, तो हम इस प्रकार से सिद्ध होगा कि हम एक बिंदु मानेंगे कि एक बिंदु और मध्य बिंदु होता है, ठीक है, हमने जो कि माना C डैश। अब हम फिर सिद्ध करेंगे कि ये दोनों C और C डैश संपाती है, मतलब कि एक ही बिंदु है, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं एक ही बिंदु होता है, ठीक है। अब जैसे आप कहेंगे कि सर हमारा तो पहली बार है, अब हम कैसे, अब हमें कैसे समझ में आएगा, अब आप तो इतना सोच ले रहे हैं, तो कोई नहीं, सॉल्व करते जाओ धीरे धीरे, हम भी, हमारे भी सोचने की एबिलिटी ऐसी थोड़ी है, हम आगे के सवालों को बहुत सॉल्व किए, तब धीरे धीरे मेच्योरिटी आएगी, तो तब इसे समझ ले रहे हैं। तो इस प्रकार एक बार दो बार देख लो, आगे क्वेश्चन करते जाओ, वो सब करते जाओगे, फिर जब दोबारा तीबारा इसे रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा, लेकिन आपका इसका नोट्स आपके पास होना चाहिए एक बार, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ते जाओ, ये मत सोचो कि नहीं यार, नहीं, आपको कम से कम 10% तो आ ही रहा है, दिमाग ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन आप तो सोचो कि नहीं हम नहीं आ रहे इसलिए नहीं पढ़ेंगे, तो यार ये कोई बात ही नहीं हुई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो फिर हमने क्या लिया, ठीक है। तो अगर रचना हमने माना C डैश मध्य बिंदु है, तो अगर C डैश मध्य बिंदु होगा तो A C डैश बराबर C डैश भी होगा, वो हमने लिख लिया, मतलब एक समीकरण यहाँ बना, एक समीकरण हमारा यहाँ बना, ठीक है। फिर हमें सीधे क्या करना है, हमें सीधे करना है कि C डैश बराबर C, मतलब ये जो बिंदु है एक का पर आ जाए तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि AB का एक है मध्य बिंदु, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों को हमें संपाती सिद्ध करना है। अब वो होगा कैसे, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम ये तो जानते हैं कि जो AB होगा कैसे बना होगा, AC और CB से मिलकर बना होगा, दिया है, ठीक। और जो AB, फिर इसी प्रकार से AC को हमने बदल दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो AB बराबर 2AC हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो AB होगा AC डैश प्लस C डैश B से मिलकर बना होगा, जो AB होगा वो AC डैश प्लस C डैश B से मिलकर बना होगा, AC डैश और C डैश B से मिलकर बना होगा, ठीक है, ये भी हमें समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो और ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, AC डैश और C डैश ये इससे बराबर होगा, तो 2AC डैश होगा, ठीक है। C डैश B को हम AC डैश में बदल लिए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर AB जो होगा 2AC डैश के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण एक दूसरे AB दोनों LHS बराबर है, तो उनका राइट हैंड भी बराबर होगा, मतलब कि 2AC बराबर 2AC डैश, तो 2A कट गया, C डैश बराबर C। इसका मतलब है जो ये दोनों बिंदु है एक ही बिंदु है, इसका मतलब है कि इसका इन दोनों रेखाओं का एक ही मध्य बिंदु होता है, जो कि हमने प्रूफ कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, ठीक। अब फिर देखिए, फिर छठवां क्वेश्चन दिया है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, मतलब कि यह बराबर यह, ठीक है, ठीक है, हम जो हमें कहते लिख दिया। फिर हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें दिया है ना AC बराबर BD, तो हमें जो दिया उसको हमने लिख लिया, ठीक है। फिर AC कैसे बना होगा, AB प्लस BC से मिलकर बना होगा, ठीक है, हमने लिख लिया। और जो CD जो होगा BD जो होगा BC प्लस CD से मिलकर बना होगा, BC प्लस CD से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब BC इधर कट गया, क्या बचा, AB बराबर CD, ये होगा हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो था पहला अध्याय उसको हमने लगभग आधा घंटा, मतलब 1 घंटा 50 मिनट में लगभग हमने इसको कवर किया, ठीक है। तो 50 मिनट का कवर करने का मतलब ये था, मैं चाहता तो इसको तो मैं यूं ही उड़ा देता, ठीक है, लेकिन जब आप इसको जब बेसिक समझोगे नहीं तब आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और आपको क्यों पढ़ना है, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये हम आपको पहले बता ही चुके हैं, ठीक है ना। किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत आगे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आपका ये उम्र निकल जाएगा, अगर आप इसमें नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, ठीक है ना। फिर माँ बाप का जो आपसे उम्मीद है वो तो आपको होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता बता रहा हूँ बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा था, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को संघर्ष करना पड़ा था, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी उठा लो जिससे संघर्ष न करना पड़ा हो, तो आपको अगर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। प्लस ये किस बात का संघर्ष है यार, ये तो हमारा कर्म है, माँ बाप ने हमारे लिए निस्वार्थ किया, तो हमें माँ बाप के लिए करना है, सिंपल सी बात, ये मोटिवेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए ऐसे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो भी आएगा तो आप उसे देखते रहिए, ठीक है। बस एक क्रम है, उसे देखते चलिए, पर बस बाकी खेलते कूदते देखते रहिए, ठीक है, वो पढ़ते रहिए। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए फिर हम इसके बाद जो अगला प्रश्नावली उसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं सर, मतलब कमेंट में कुछ लिख दीजिए, ताकि मुझे पता लगा कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो
थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं ठीक है। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा है या अगर मैं कुछ उल्टा सीधा अगर बोल रहा हूँ या लेक्चर कुछ बोरियत बना दे रहा हूँ कि नहीं मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो भी बताइए। तो उससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूँगा। अगर वो नेसेसरी होगा तो मैं आपके आधार से नहीं चलूँगा, चूँकि आपकी उम्र में मैं भी शैतान था, मैं भी कहता था कि यार ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ जरूरी है इसलिए मैं बताऊँ। फिर भी जो आपका जो बात है वो रखना चाहिए, आप रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। पढ़ती रहिए, एकदम प्रॉपर एकदम लगे रहिए। और जैसे ही और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब इससे क्या होगा, अब ऐसा थोड़ी कि नहीं हमें केवल अकेले ही सक्सेस होना है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि हमारे समय में क्या होता था कि जैसे एक वो रहती थी कि अगर हमें आ गया तो अगर मतलब मान लो ठीक है, सपोज ये अच्छा वीडियो, ठीक है, इसमें सारे डिफिनेशन वगैरह हमने जो है अच्छे से हमें पता है और किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप अपने दोस्त को न बताओ, यार वो आपका यार है। कृष्ण और सुदामा में कितनी प्यारी दोस्ती थी, मतलब यार वो आप अपने लिए उसका जान तक दे दो, इस हिसाब से दोस्ती। मतलब यार अपने अंदर कल्याण की भावना जागृत करो, मतलब तभी माँ सरस्वती आपके मन में विद्यमान होगी। और ऐसा थोड़ी कि नहीं आपके बताने से वो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है वो फर्स्ट आ गया, जब वो फर्स्ट आ गया, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप दो दोस्त हो, आप फर्स्ट आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी है कि नहीं वो पीछे रह गया तो अच्छी बात है। उसके भी माँ बाप है, वो भी मेहनत करे बेचारा, बस ये है कि उसे थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आप उसे मनाइए, उसे उठाइए, उसे आप समझाइए, उसका आप हेल्प कीजिए। तो दोस्ती का यही तो मतलब होता है कि साथ मिलकर उड़ना, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसे बताइए। तो ये कहाँ का नियम है कि क्लास में एक ही टॉपर होगा। भाई तुम दो दोस्त हो, चार दोस्त हो, तुम चारों टॉप करो, 4 टॉपर एक साथ, मतलब चारों फर्स्ट आए, इस लेवल का दोस्ती होना चाहिए। दोस्ती का मतलब ये होना चाहिए कि हम चारों टॉप करेंगे, ये नहीं कि हम चोरी से पढ़ेंगे, सबको हम सबसे आगे आएंगे, ये कोई मतलब नहीं है। साथ चारों जाओ उड़ो यार, सिंपल सी बात है। तब तो रही दोस्ती का मतलब एक समानता तब आएगी कि भाई जब आप चारों एकदम फोड़ दिए एग्जाम को, ठीक है। तो मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितना हो सके समझाइए, बताइए, अगर कुछ समझ में आ रहा तो बाकी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाकी जैसा आपको लगा आप उस अनुसार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।